हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। तो गाइस, आज हम यहां पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वह अंतरिक्ष कचरे यानी स्पेस डेब्रिस से संबंधित है। तो आज की न्यूज़ में हम देखते हैं कि क्या है इससे संबंधित पूरा मामला। तो गाइस, आज की हमारी न्यूज़ में बताया गया है कि क्वींसलैंड स्कीज लाइट अप एज डेब्रिस फ्रॉम चाइनीज रॉकेट बर्न्स अप इन एटमॉस्फेयर, यानी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड इलाके में कुछ लोगों ने यानी कि कुछ जो राहगीर थे उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि अंतरिक्ष से कुछ जलते हुए ऑब्जेक्ट्स यानी कि काफ़ी तेज़ी से चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर के जब प्रमाण सामने आए तो वह विशेषज्ञों ने इस बात को बताया कि ये जलते हुए ऑब्जेक्ट दरअसल कुछ अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाले कचरे हैं, जिन्हें उन्होंने चीन के रॉकेट के रूप में वर्णित किया कि चीन ने कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एक रॉकेट प्रक्षेपित किया था जो कि वापस से पृथ्वी की कक्षा में लौटा है और पृथ्वी के सघन वायुमंडल में लौटने के दौरान उसमें आग लग गई थी। तो ये पूरा मामला है। तो आज का हमारा डिस्कशन इन्हीं सारे पॉइंट्स पर आधारित रहेगा कि अंतरिक्ष से लौटने वाला कचरा किस तरीके से हमारे वायुमंडल या फिर हमारी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हम समझेंगे कि अंतरिक्ष क्या है। तो आइए समझते हैं आज के हमारे डायमेंशंस के थ्रू कि क्या है, किस तरीके से हम टॉपिक को आज के बाइफरकेट करेंगे। देखिए, इन डायमेंशंस के थ्रू आप किसी भी टॉपिक को अलग अलग करके समझते हैं। तो अगर आप अन्य किसी टॉपिक को अगर आगे कभी समझें तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले टॉपिक को उसके कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लें ताकि आपको उस पूरे टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के जरिए कि अंतरिक्ष क्या है, और जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि अंतरिक्ष कचरे के बारे में, तो अंतरिक्ष कचरा क्या है, कैसे जनरेट होता है। इसके अलावा एक बात चलती है अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को लेकर के, तो समझेंगे कि क्या है। और एक संधि है इसको लेकर के, बाह्य अंतरिक्ष संधि, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। भारत की अंतरिक्ष डिप्लोमेसी क्या हो सकती है, क्या है, हम बात करेंगे कि भारत अंतरिक्ष की दिशा में किस तरीके से प्रगति कर रहा है या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र को लेकर के किस तरीके से नीतियां बना रहा है। हम बात करेंगे भारत में अंतरिक्ष से जुड़े कुछ कानूनों की कि कौन कौन से कानून इस क्षेत्र के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष को एक ग्लोबल कॉमन के रूप में देखेंगे, हमारी साझी विरासत, और अंत में रहेगा एक सवाल। ठीक है गाइस, तो पूरे टॉपिक पर हम डिस्कशन को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दें कि दृष्टि आईएएस ने एक फाउंडेशन पेनड्राइव कोर्स लॉन्च किया है सामान्य अध्ययन से संबंधित। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए कोर्स उपलब्ध है। तो आप इस कोर्स की अधिक जानकारी लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम अपने डिस्कशन में, और हम बात कर रहे थे अंतरिक्ष के बारे में। तो गाइस, दरअसल अंतरिक्ष एक बहुत बड़ी त्रिआयामी संरचना है। जैसे कि हम जानते हैं अंतरिक्ष, जिसे ब्रह्मांड भी कहा जाता है, पृथ्वी उसका एक भाग है और पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष मौजूद है। तो अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अंतरिक्ष दरअसल जहाँ से पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है तो उसको कहा जाता है कि यहाँ से फिर अंतरिक्ष माना जाएगा। इसके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं डिस्कशन को लेकर के। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल भी अंतरिक्ष में शामिल होगा, लेकिन हम यहाँ पर वैज्ञानिक संदर्भों के आधार पर ही जिक्र करेंगे। एक यहाँ पर चर्चा की गई है कार्मल लाइन की। तो कार्मल लाइन क्या है, ये भी दरअसल पृथ्वी की यानी समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक लाइन की परिकल्पना की है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस 100 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र जो भी होगा उसे हम अंतरिक्ष मानेंगे। तो 100 किलोमीटर के ऊपर की एक कहानी जो है उसे फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यानी FAI ने भी माना है। इनका कहना है कि चूंकि 100 किलोमीटर के ऊपर के वायुमंडल में वायु की सघनता इतनी कम हो जाती है कि कोई भी अगर हम हवाई जहाज या एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो वहाँ पर उड़ नहीं पाते या ठीक तरीके से वहाँ पर फ्लाइट नहीं ले पाते। इस आधार पर उन्होंने कहा है कि 100 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र हम अंतरिक्ष के रूप में डिफाइन करेंगे। अगर हम बात करें नासा और यूएस की, तो यूएस एयरफोर्स और नासा ने इसको लेकर के कुछ अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। उनका कहना है कि लगभग 50 माइल यानी कि लगभग पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊपर का क्षेत्र अंतरिक्ष के तौर पर वर्णित किया जाएगा। तो ऐसा नासा का कहना है और यूएस के एयरफोर्स का कहना है। तो गाइस, अब हम समझते हैं कि अंतरिक्ष कचरा क्या है।
तो गाइस, पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कई मानव निर्मित उपग्रह आप देखते ही हैं कि हर साल कोई ना कोई देश कोई ना कोई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता रहता है। ऐसे में ये सैटेलाइट आगे चलकर कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। जब इनका समयकाल पूरा हो जाता है तो ये अंतरिक्ष में ही पड़े रहते हैं निष्क्रिय अवस्था में। तो इन्हीं निष्क्रिय अवस्था के बहुत सारे सैटेलाइट, उनके कलपुर्जे, उनके नटबोल्ट्स, ये सारे इकट्ठे होकर के पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो यही अंतरिक्ष कचरे के रूप में जाने जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं। इसे ही यहाँ पर अंतरिक्ष कचरा कहा गया है। तो हम देखते हैं क्या है। नासा के अनुसार यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर काफ़ी तेज रफ्तार से घूम रहा है। लगभग, हम आगे जिक्र करेंगे इसकी रफ्तार का। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर कचरा मौजूद है। इसमें सैटेलाइट के टुकड़े, नटबोल्ट्स, पुराने प्रक्षेपित यान, रॉकेट्स के टुकड़े, तो बहुत सारे हैं ये मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत तेज़ी से घूम भी रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह प्रक्षेपण यानों के अवशेष, मिसाइल के टुकड़े, अन्य निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हमने बात की। तो ये पूरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं जो घूम रहे हैं। लेकिन इनसे समस्या क्या है? अगर घूम रहे हैं तो घूमने दीजिए, नहीं, यहाँ पर समस्या होगी। पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रहों के अलावा ये हमारे वायुमंडल के लिए भी खतरनाक है। कैसे? देखिए, अभी जो ये सारे कचरे जो अंतरिक्ष में मौजूद हैं, अगर कल को हम नए सैटेलाइट्स यहाँ से प्रक्षेपित करेंगे तो संभावना हो सकती है कि ये कचरे उनसे टकरा जाएं और टकराने के बाद उस नई सैटेलाइट को बर्बाद कर दें। इसके अलावा जब ये कचरे वहाँ पर घूम रहे हैं तो वापस से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। हालांकि पृथ्वी का वायुमंडल इतना सघन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये आग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन अगर कल को कोई बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में अंदर की ओर आता है और ना जल पाने के कारण पूरी तरह से वह पृथ्वी में टकरा भी सकता है, गिर भी सकता है या किसी क्षेत्र को क्षति पहुंचा सकता है। तो ऐसा टुकड़ा कल को पृथ्वी में आकर के टकरा भी सकता है किसी सतह से, या फिर पृथ्वी के अंदर आकर के कई तरीके के नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमने बात की कि ये टुकड़ा बिना नष्ट हुए यदि हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो कई तरीके के विनाशकारी परिणाम ला सकता है। अंतरिक्ष में एक बात होती है इन टुकड़ों को लेकर के, कैसलर सिंड्रोम को लेकर के। तो कैसलर सिंड्रोम को हम समझते हैं, दरअसल जब ये बहुत सारे टुकड़े एक साथ काफ़ी तेज़ गति से लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ घूम रहे हैं, कल को अगर एक छोटी सी टक्कर एक टुकड़े से दूसरे ऑब्जेक्ट में होती है तो वो और कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और उसके अगला उसका जो कण है वह दूसरे से टकराएगा। इस तरीके से पूरे में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ये टुकड़े अपने आप में 1 से 1000 से लाख कई गुना में परिवर्तित हो जाएंगे, जो अन्य हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स के लिए खतरा हो सकते हैं। तो ये कैसलर सिंड्रोम है जिसे चेन रिएक्शन के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके अलावा उपग्रहों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उनके प्रक्षेपण पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। कल को कोई सैटेलाइट नष्ट हो जाएगी तो हमारे जो भी संचार के माध्यम है उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमने बात कर ही ली इनकी गति को लेकर के कि बहुत ज़्यादा गति है। ऐसे में कल को अगर कोई अंतरिक्ष यान वहाँ से गुजरता है तो इनकी गति इतनी पर्याप्त होगी कि ये उसको अच्छा खासा नुकसान पहुँचा सकें। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी कितनी संख्या दरअसल मौजूद है। एक आंकड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी की स्थिति ये है कि पृथ्वी की कक्षा में लगभग 2000 सक्रिय उपग्रह मौजूद हैं, जिसमें से कि लगभग 3000 मृत उपग्रह हैं, यानी कि ये उपग्रह खत्म हो चुके हैं, यानी अपना समयकाल पूरा कर चुके हैं। इसमें अगर टुकड़ों की बात करें तो लगभग 34,000 टुकड़े 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, बहुत सारे मौजूद है। अभी हमने पीछे इमेज में भी देखा, लगभग 128 मिलियन टुकड़े 128 मिलियन 1 मिलीमीटर से बड़े हैं। और एक आंकड़ा बताता है कि 1999 के बाद से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कई 4-5 बड़े देशों के समूह द्वारा भेजा गया है, उसको इन टुकड़ों से लगभग 5 से 6 बार बचाने का प्रयास किया जा चुका है। तो जो अंतरिक्ष स्टेशन वहाँ पर भेजा गया है अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसे लगभग 25 बार इन टुकड़ों से बचाने का प्रयास किया जा चुका है। तो ये एक बड़ी चेतावनी है। इससे संबंधित समाधान के कुछ प्रयास देशों ने किए हैं पिछले कुछ समय में, जैसे नेट के जरिए इन टुकड़ों को पकड़ के किनारे कर दिया जाए, ऐसा कोई रॉकेट भेजा जाए, ऐसा प्रयास देखने को मिला। अगला, इनमें जब इनको भेजा जाता है कोई भी उपग्रह को, तो उसमें अंत में कुछ ईंधन बाकी रहता है, तो उस ईंधन का एक आध बार शॉर्ट यूज़ करके उसको वापस से पृथ्वी की निचली कक्षा में
एक बार गति दे दी जाए ताकि वह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करके अपने आप जल करके नष्ट हो जाए। इसके अलावा जापान जैसे देश ने एक प्रयास ये किया है कि आने वाले समय में वह लकड़ी से बना हुआ एक सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की बात कर रहा है, यानी एक वुड सैटेलाइट की बात की जा रही है। तो इस तरीके के कुछ प्रयास किए गए हैं, हालांकि ये अपने आप में इतनी बड़ी संख्या में मौजूद टुकड़ों के लिए काफ़ी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष में इन टुकड़ों के बाद कि अंतरिक्ष की और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इसमें एक चुनौती है हथियारों की दौड़ को लेकर के हमने शामिल किया है आज के टॉपिक में। क्या है अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़? देखिए, लगभग सभी अंतरिक्ष तकनीक में सैन्य एप्लीकेशन संभव हो सकता है। अगर हम किसी लॉन्च व्हीकल की बात करें तो वो भी अपने आप में मिसाइल तकनीक से संबंधित होता है, यानी एक लॉन्च व्हीकल में अगर वॉरहेड लगा दिया जाए तो वो एक मिसाइल के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि थोड़ा छोटा होता है, उसकी संरचना अलग होती है, लेकिन तकनीक के स्तर पर बहुत अलग नहीं होता। इसके अलावा एक संभावना ये भी है कि कल को चंद्रमा पर कोई सैटेलाइट भेजा जाए, उसमें कोई हथियार लगा दिया जाए। तो इस तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी बाहरी अंतरिक्ष का सैन्यीकरण जैसी बातें सामने आती हैं। हथियारों की तैनाती चंद्रमा में भेज दिया जाए, कोई मंगल ग्रह पे लगा दिया जाए, कोई ऐसी सैटेलाइट भेज दी जाए जो कई सारे छोटे हथियारों को भेज सके, वॉरहेड्स को वापस से पृथ्वी पर भेज दे, किसी देश के ऊपर हमला कर दे, कोई परमाणु हथियार से हमला कर दे। ये सभी चैलेंजेस हैं। तो इसको लेकर के यूएन महासभा ने 1982 में बाह्य अंतरिक्ष में आर्म्स रेस की रोकथाम के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का नाम था प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, यानी पारोस। और इस पारोस के अंतर्गत उन्होंने एक कल्पना की कि कैसे हम बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोक सकें। इसमें उन्होंने जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसका भी जिक्र किया और उसके मूल सिद्धांतों की पुष्टि की, यानी आउटर स्पेस ट्रीटी के अंतर्गत जो मूल बातें कही गई थी पारोस, उसी को अगले चरण में पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किया गया एक प्रयास था। इस जो समझौता था उसने मौजूदा कानून, यानी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, उसकी सीमाओं को उन्होंने स्वीकार किया। इस पैरोस के जरिए एक कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, यानी यूएन की एक निरस्त्रीकरण वार्ता मंच की शुरुआत की गई, जो कुछ समय तक चलती रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की कमी, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से यहाँ पर यह बात कही गई कि यदि अंतरिक्ष में कोई हथियार लगाए ही नहीं गए हैं तो ऐसी ट्रीटी की क्या आवश्यकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ पर एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस तरीके के किसी प्रस्ताव का विरोध किया था। हालांकि उसके समर्थन में इजराइल तो हमेशा रहता ही है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कि ये संधि दरअसल क्या है। तो चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर एक संधि है, यानी हम बात कर रहे हैं बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में। तो इसमें किस तरीके से हम खगोलीय पिंडों का उपयोग करेंगे, इसके बारे में सभी देशों ने मिलकर के एक प्रयास किया है। यूएन ने इसके संकल्प को 1963 में अपनाया था, संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और तत्कालीन सोवियत संघ ने जनवरी 1967 में हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद अक्टूबर 1967 से यह संधि लागू है। भारत भी इसका एक हस्ताक्षर करता है। तो इस आधार पर यह पूरी संधि के प्रावधान हैं। बात करते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल किया गया है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग सभी देशों के हित में किया जाए और मानव जाति की भलाई के लिए किया जाएगा। ये इस संधि का उद्देश्य था कि किस तरीके से कल को हमने जो अभी शुरुआत में बात की संभावनाओं की कि अंतरिक्ष में चंद्रमा पर या अन्य खगोलीय पिंडों में किसी तरीके के हथियारों का उपयोग ना किया जाए, इसलिए ये संधि लाई गई थी। इसमें कहा भी गया है कि कोई भी देश सामूहिक विनाश के हथियारों को पृथ्वी, चंद्रमा या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर उसकी कक्षा में स्थापित नहीं करेंगे, जहां से उन्हें डायरेक्ट पृथ्वी पर किसी देश पर या वहां से लॉन्च किया जा सके। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, यानी वहां पर जाकर के जो भी रिसर्च और शोध किए जाएंगे उनका मानव की भलाई में उपयोग किया जाएगा और कैसे मानव सभ्यता का विकास हो सके या मानव प्रजाति कैसे दूसरे ग्रहों पर पहुंच सके, इस चीज़ के लिए इस शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि देश अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे, यानी किसी भी तरह की क्षति यदि किसी देश के द्वारा किसी अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम के दौरान होती है तो वह देश उसके लिए जिम्मेदार होगा। इसी तरह देशों को
अंतरिक्ष और खगोलीय पिंडों में हानिकारक प्रदूषण को फैलाने से बचना चाहिए, ऐसी एक बात कही गई थी। और परमाणु हथियारों की तैनाती की इसमें मनाही की गई थी। देखिए, हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि इसमें सामूहिक विनाश के हथियारों को रोकने की बात थी। सामूहिक विनाश के हथियारों में समझा जा सकता है कि परमाणु हथियार आ सकते हैं, केमिकल वेपन आ सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन आ सकते हैं, लेकिन इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण से संबंधित कोई बात नहीं शामिल की गई है। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों में अगर वॉरहेड लगा दिया जाए तो वो अपने आप में किसी भी तरह का बहुत बड़ा एक चैलेंज उत्पन्न कर सकती है, किसी देश पर हमला किया जा सकता है। तो ये इस संधि का यहाँ पर एक हमें सीमा देखने को मिलती है। अब बात करें कि भारत की अंतरिक्ष कूटनीति क्या है, भारत ने किस तरीके से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और भारत किस तरीके से आगे इसको लेके जा रहा है। तो गाइस, 1969 में भारत की आज़ादी के बाद इसरो की स्थापना की गई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया और उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1975 में भारत ने अपना पहला साइंटिफिक एक जो सैटेलाइट था वो लॉन्च किया, जिसका नाम आर्यभट्ट है। और भारत ने उसके बाद एक बड़ी उपलब्धि दक्षिण एशिया सैटेलाइट यानी GSAT-9 को प्रक्षेपित करके हासिल की और बहुत सारे उसके बाद लॉन्चेस होते रहे और भारत विश्व पटल पर अपना एक बड़ा नाम कर पाया। आज के समय में भारत को अंतरिक्ष के मामले में एक बड़े और सक्षम राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। भारत क्या करेगा इसके जरिए? देखिए, भारत अगर कूटनीति की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कूटनीति की, तो डिप्लोमेसी दरअसल देशों के बीच संबंधों और देश की अन्य देशों के साथ रणनीति को निर्धारित करती है। तो ये एक नया क्षेत्र है भारत के लिए, यानी अंतरिक्ष का क्षेत्र भारत और उसके देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने में काम आ सकता है। इसको लेकर के भारत ने किस तरीके से अपने कदम बढ़ाए हैं? तो सबसे पहले भारत की जो नीति है वह पहले पड़ोस की नीति है। यानी भारत अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम के जरिए किसी तरह की कोई सफलता हासिल करता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे दक्षिण एशिया सैटेलाइट की, तो अगर दक्षिण एशिया सैटेलाइट जब शुरू हो जाएगा तो भारत का कहना है कि इसके जरिए भारत के पड़ोसी देशों को संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये एक बड़ा कदम है भारत का अपने नज़दीकी देशों के साथ विश्वास बहाली को लेकर के और अन्य तरह के सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर के। इससे भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत का पड़ोसी देश चीन, जिससे हमेशा हमें कई तरीके की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, तो चीन का अंतरिक्ष प्रोग्राम अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाए, जिस दिशा में यह एक कदम एक कारगर है भारत की अंतरिक्ष कूटनीति के अनुसार। तो चीन का मुकाबला भी करेंगे, प्लस सहयोग का एक नया क्षेत्र तो खुल ही रहा है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बीच में। तो जो नाविक की हम बात करते हैं वो दरअसल एक क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल सैटेलाइट है जो संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो ये भारत की कूटनीति का, अंतरिक्ष कूटनीति का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें कि इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं, तो पहली चिंता तो यही है कि किसी तरह के कानूनी समझौतों का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है कि एक पूरे मॉडल में जहाँ पर अंतरिक्ष कूटनीति की बात कर ली हमने, सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण की बात कर ली, आने वाले समय में भारत में भी और विश्व में भी अब निजी क्षेत्र से लोग अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि इस वक्त विश्व के सबसे बड़े यानी विश्व के सबसे धनी आदमियों में शामिल एलोन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस वक्त विश्व में निजी क्षेत्र से काम करने वाली, अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी है। भारत में भी धीरे धीरे निजी क्षेत्र को भारत बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में कानून का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देशों के बीच वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा असमानता मौजूद है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। कई सारे अफ्रीकी देश आज के समय में भी एक बहुत बड़े स्तर पर यानी कि बेरोजगारी और भुखमरी का सामना करते हैं। ऐसे में अंतरिक्ष कार्यक्रम उनके लिए बहुत दूर का विषय होता है। इसके अलावा जो संसाधन है उनका दुरुपयोग भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बहुत बड़े खर्च भी अंतरिक्ष प्रोग्राम में आते हैं। अंतरिक्ष की सीमाओं के मानकीकृत विवरण का एक अभाव है, यानी कि कहाँ से अंतरिक्ष की सीमा शुरू होती है इसकी कोई स्पष्ट या सर्वमान्य वैश्विक स्तर पर कोई परिभाषा नहीं है, या फिर एक ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून जो एक आम भाषा में एक मतलब मानक तय करे कि कहाँ से अंतरिक्ष है, कौन सा क्षेत्र किसका है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी समस्याएं मौजूद हैं। इसके अलावा एक जो संभावना हम इतनी देर से जिक्र कर रहे थे शस्त्रीकरण को लेकर के, तो वो तो बनी ही रहती है।
कि कौन सा देश छुपे तरीके से ऐसा कोई कदम उठा ले जिसके बारे में अन्य देशों को जानकारी ना मिले या बहुत बाद में मिले। तो गाइज अब हम बात करते हैं भारत में अंतरिक्ष उपयोग से जुड़े कुछ कानूनों की, कि भारत में अगर हम अभी बात करें कि कौन कौन से कानून मौजूद हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के मुद्दों को, स्पेस से जुड़े मुद्दों को डील करते हैं। तो देखिए, कोई किसी भी तरह का कोई राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून इस वक्त भारत में इस नाम से या फिर जो एक ओवरऑल इस पूरे मामले को डील करे, ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है अभी के लिए। सबसे पहले तो भारत का संविधान इस चीज़ को देखता है, उत्तरदायी है। कैसे? भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 51 अन्य देशों के साथ शांति और सहयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संधियाँ होती है भारत का उसमें समर्थन की बात करता है। ऐसे में भारत ने जो भी अंतरिक्ष से संबंधित आउटर स्पेस ट्रीटी है या अन्य जो समझौते हैं उसमें भारत ने चूंकि हिस्सा लिया है, ऐसे में संवैधानिक रूप से भारत सरकार के ऊपर या भारत के प्रोग्राम्स पर एक दबाव तो है ही। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी 2000 के जरिए सैटेलाइट्स के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को रेगुलेट किया जाता है, और रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी 2011 जो संशोधित है उसके जरिए भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के उपयोग का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस की भी स्थापना की जा रही है, जिसके जरिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की गई है। अगर हम कहें कि क्यों ज़रूरी है भारत में एक एकीकृत कानून का होना, तो सबसे पहले तो एकल स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष कचरे से संबंधित मुद्दों को भी उसमें डील किया जाना चाहिए, ऐसे में एक कानून की आवश्यकता तो है ही। सुरक्षा से जुड़े उपाय कि जो भी अगर कल को कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है निजी क्षेत्र के द्वारा या अन्य किसी संस्था के द्वारा, तो सुरक्षा के उपाय एक मानकीकृत पैमाने होने जरूरी हैं। इसके अलावा अगर कोई क्षति होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ऐसे में किसी कानून का बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा IPR से रिलेटेड मुद्दे तो हैं ही, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे जो अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हों, यानी अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी अगर कोई शोध की जाती है तो उससे जुड़ा कोई कॉपीराइट का मामला भी सामने आ सकता है। तो अब हम बात करें अंतरिक्ष एक ग्लोबल कॉमन के रूप में कैसे सामने आएगा, यानी अंतरिक्ष को एक ग्लोबल कॉमन के रूप में क्यों देखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि ग्लोबल कॉमन्स का दरअसल अर्थ ही है कि किसी समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा स्वामित्व और उपयोग किए जाने वाले संसाधन। ग्लोबल कॉमन्स की परिभाषा में हम खुले समुद्रों की बात कर सकते हैं, हमारे वायुमंडल की बात कर सकते हैं, और अंतरिक्ष क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। चूँकि अंतरिक्ष क्षेत्र आज के समय में एक बहुत ज़्यादा उभरता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज के समय में बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, नासा द्वारा अभी हाल ही में भेजा गया परसिवरेंस रोवर हो जो मंगल की सतह पर अन्वेषण कर रहा है। कल को हम मंगल पर, भारत भी मतलब गगनयान जैसे मिशन की बात करता है, कल को नासा भी मंगल पर मानव अभियान भेजने की बात कर रहा है। एलॉन मस्क जैसे बड़े बिजनेसमैन्स का, यहाँ पर बड़े जो शोधकर्ता हैं उनका भी दिमाग इस तरीके से चल रहा है कि हम कल को, उनका एक विज़न है कि हम मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाएंगे। तो अंतरिक्ष का क्षेत्र आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में हमें अंतरिक्ष को मानव के लिए एक साझी संपत्ति के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसका यहाँ पर संरक्षण कर सकें और इसे सभी की भलाई में उपयोग कर सकें। तो इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। हम बात करें और क्यों ज़रूरी हो सकता है, तो यही कि हमारी सभ्यता के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष मौसम का अन्वेषण इसके जरिए हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ का जिक्र कर रहे हैं, बाकी आप और सोचिए कि क्यों यहाँ पर ज़रूरी हो सकता है। तो अगर हम आज के समय में जलवायु परिवर्तन के बारे में समझना चाहें तो अंतरिक्ष से किए जाने वाले अन्वेषण पूरी पृथ्वी के लिए एक तस्वीर देते हैं पूरी पृथ्वी की, और इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहे हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष से आने वाली हीट वेव्स किस तरीके से पृथ्वी के पर्यावरण को या पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, ये भी अंतरिक्ष के जरिए समझना एक आसान पहलू होता है। इसके अलावा अंतरिक्ष कचरे और प्रदूषण से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जब तक हम अंतरिक्ष के क्षेत्र को हमारी साझी विरासत के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम इसे एक नई दौड़ से नहीं बचा पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। चूँकि एक खबर आई थी ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके के डेब्रिस को लेकर के, इस वजह से हमने उसे आज के टॉपिक में शामिल किया और अलग अलग इसके डायमेंशंस को यहाँ पर आपसे साझा करने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं आज के
लिए आज का सवाल क्या हो सकता है। तो आज का सवाल नोट कर लीजिए आप, अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या किस तरह विश्व के सामने चुनौती पेश कर रही है, चर्चा कीजिए। बहुत सामान्य सा आज हमने प्रश्न रखा है, तो आप इस प्रश्न में बताइए कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और चुनौतियों के बाद बताइए कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं मौजूद हैं जो इसको डील करने का प्रयास करती हैं। इसके बाद समाधान के कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर शामिल कीजिए। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे जल्द ही मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, शुक्रिया।